Assalamu alaikum and welcome back to another video. Today I'm going to discuss about सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जो कि वेस्ट हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो बनवाते हैं कस्टमर्स, वो या तो उनको चलाते ही नहीं और या वो सही तरीके से डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट सारे वेस्ट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या ऐसी रीजन है कि 70% से भी ज्यादा प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बनते हैं या आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो बनते हैं, चाहे वो छोटी कंपनी क्रिएट करे या बड़ी कंपनी उसको वो करे, तो उसकी जो चांसेस होते हैं फेलियर के कि वो चलेगा नहीं, एज अ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा, या उसका कोड तो बहुत अच्छा है लेकिन बिजनेस मॉडल नहीं है। वो क्या ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से एक जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर बनाया जाता है लेकिन उसके बाद वो लॉन्च नहीं होता, या उसको हम एज अ फेलियर कंसीडर करते हैं कि प्रोजेक्ट कस्टमर ने बनवाया, पैसे लगाए, लेकिन उसको लॉन्च नहीं कर पाया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और उधर से मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो जो फर्स्ट मैंने टाइटल दिया है इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को, वो 70% ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स फेल टू मीट यूजर नीड्स। अच्छा, इसमें जितनी भी चीजें डाटा वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ वो सारे का सारा के रेफरेंसेस भी मेंशन्ड होंगे, मैं जिधर से भी यूज कर रहा हूँ, ताकि आप अगर मजीद इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप अपने तौर पे भी रिसर्च कर सकते हैं। द गैप बिटवीन वीएन एंड डिलीवरी इन द आईटी इंडस्ट्री। विजन से मुराद ये है कि कौन जो प्रोडक्ट ऑनर है उसका क्या विजन था जब वो प्रोडक्ट को स्टार्ट कर रहा था, और जो आईटी इंडस्ट्री है वो जब उसको डिलीवर कर रही है तो क्या वो उसके विजन के साथ अलाइन भी कर रही हैं चीजें या नहीं कर रही। तो इस चीज को हम लोग आज के इस सेशन में कवर अप करेंगे कि गैप क्या होता है इन दोनों के दरमियान। बिजनेस ऑनर क्या समझ रहा होता है कि मैं क्या प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, और आईटी इंडस्ट्री वाले जब उसको फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आता है, गैप क्या होता है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। मेरा नाम अली हसन, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू ऑल। सो इसको एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज एक आइडिया आया, एक बिजनेस ऑनर के पास एक आइडिया आया और वो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करवाने के लिए किसी आईटी कंपनी के साथ उसने कांटेक्ट किया और उसने उनको बताया कि भाई मुझे ये सारी चीजें इस तरीके से चाहिए। उस आइडिया के ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। वो डॉक्यूमेंट के अंदर आपके फिजिबिलिटी स्टडी, टेक्निकल एस्पेक्ट्स और वो सारी चीजें जो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर जो आईटी टीम है उसको वो सारी चीजों को कवर अप करके उसको अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, और उसके अंदर बेसिकली ये मेंशन होता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर स्कोप क्या है, क्या चीजें कवर करेंगे, फंक्शन रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट एंड ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स जो कस्टमर ने उनको बताई कि ये फीचर भी होना चाहिए, फीचर भी होना चाहिए, इसके अंदर पेमेंट ऐसे होगी एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया जाता है। काम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी टाइम रिक्वायर्ड है। लेकिन लेट सपोज जो प्रोडक्ट आइडिया, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आइडिया इस स्टार्टअप ने उस आईटी कंपनी को दिया, उस स्टार्टअप आइडिया की जो एक टाइम ड्यूरेशन डिफाइन की गई वो 6 मंथ थी, और जो उसके ऊपर कॉस्ट आ रही थी वो अप्रोक्सीमेटली $10,000 थी। 6 माह लगाने के बाद और $10,000 जो कि उस स्टार्टअप आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट किए गए, ये दोनों चीजें करने के बाद भी 6 माह के बाद वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब उसकी क्या रीजन है, क्यों फेल हुआ, उस प्रोडक्ट को अभी तक कोई बंदा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, या वो जिस पर्पस के लिए बनाया गया था क्या वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, इस सारी को आगे फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो द पॉइंट कम्स टू वाई कि ऐसा क्यों हुआ कि वो आइडिया जो था वो फेल हो गया और एग्जीक्यूट प्रॉपर ना हो पाया। डेवलप तो हो गया लेकिन उसकी प्रॉपर आगे से फर्दर एज अ बिजनेस मॉडल वो ना बन पाया। सो द बिकॉज द फीचर वर नेवर वैलिडेटेड विद द रियल यूजर्स। प्रॉब्लम ये आई कि जो उस प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स ऐड किए गए थे, डेवलपमेंट टीम के पर्सपेक्टिव में वो सारे फीचर्स बिल्कुल उन्होंने ठीक डेवलप किए थे। ठीक है, एंड यूजर जो उस आपके कस्टमर का कस्टमर था, उसके अकॉर्डिंगली वो फीचर प्रॉपरली डेवलप नहीं थे या वो प्रॉपरली अलाइन नहीं हो पाए, तो दैट्स वाई वो प्रोडक्ट फेल हो गया। क्योंकि जो एंड यूजर था, जो कस्टमर का कस्टमर था, उसने जब उन चीजों को इस्तेमाल किया तो वो उसके साथ रेलिवेंसी, उसके साथ एक फील उसको ना आई कि जिसके अंदर हम कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस, वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं था, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट फेल हो गया। एंड द फाउंडर विजन वाज लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन। बेसिकली जो फाउंडर का विजन था वो ये था कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो स्केल करेगा, प्रॉफिट आएगा एंड सो ऑन। लेकिन वो सारे के सारा जो है वो बस एसआरएस डॉक्यूमेंट को लिया गया और उसको
ट्रांसलेट कर दिया गया कोड के अंदर। द नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन, इज बिल्डिंग व्हाट द क्लाइंट सेज इनफ और शुड वी आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट मीन्स। मतलब ये है कि क्लाइंट आपको कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये फीचर चाहिए, मुझे ये ऐड कर दे, मुझे ये रिमूव कर दे एंड सो ऑन। क्या हमें सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए एज अ आईटी पर्सन, एज अ आईटी कंपनी, या हमें वो सारी डिटेल्स जो कि हम समझते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर या इस सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर वो सारी चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए जो एक प्रोडक्ट को कंप्लीट सूट के अंदर वो कंसीडर किया जाएगा। या दूसरे नंबर पे आप यूँ कह सकते हैं कि जो एंड यूज़र होगा, जो उस प्रोडक्ट के कस्टमर्स होंगे, उनको किसी और तरीके से कोई और फीचर्स को या फीचर्स को एनहांस करके भी फैसिलिटेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो बेसिकली ये क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं आईटी प्रोजेक्ट के जो फेलियर होता है, उस फेलियर के अंदर एक हार्श रियलिटी है और मैंने परसेंटेज में डाटा को सॉर्ट करके एक आपके सामने पाई चार्ट के अंदर मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। सो इसके अंदर जो सबसे मेजर पॉइंट है वो है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेल टू मीट यूजर नीड्स। 41.2% इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो यूजर की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया ही नहीं गया। जो आपका एंड यूजर है वो उसकी नीड्स क्या थी। बेसिकली जब भी कोई सिस्टम को या कोई स्टार्टअप आइडिया शुरू किया जाता है तो उसके अंदर एनपीडीज, नीड प्रॉब्लम डिजायर को देखते हुए जो प्रोडक्ट का आइडिया होता है उसको आगे से फिर फर्दर नर्चर किया जाता है और वो फिर उसकी बेसिस पे आगे सारी चीजें बनती हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आईटी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर वो फेल हो जाते हैं, यूजर की नीड को ही नहीं मीट कर पाते। 41.2% की जो परसेंटेज है वो इस वजह से फेलियर कंसीडर होती है। उसके बाद जो सेकंड मेजर है वो है कि स्कोप क्रीप ड्यू टू अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स। 29.4% है। होता क्या है, जो रिक्वायरमेंट है वो जस्ट डॉक्यूमेंट की, उसका कोई ड्राई रन नहीं किया गया, उसका कोई एक प्रोटोटाइप बना के फ्लोज को चेक नहीं किया गया, उसकी कोई ऐसी डायग्राम, फ्लो डायग्राम जिससे आप एक एक माइक्रो स्टेप को भी प्रॉपरली ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं। ऐसा कुछ किया नहीं गया और हुआ क्या कि जब डेवलपमेंट शुरू की गई तो चीजें बहुत सी ऐसी आ गई जो कि स्कोप के अंदर नहीं थी लेकिन वो करनी पड़ी। या मे बी ऐसा होगा कि सम टाइम एक फीचर को डेवलप करते 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 इतना ज्यादा डेवलप कर दिया कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्कोप हो गया और वो फीचर इररिलेवेंट में चला गया, और जो कि रेलिवेंट फीचर्स थे वो डेवलप ही नहीं हुए और उसकी वजह से प्रोडक्ट फेलियर में चला गया। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट गोज ओवर बजट और डिलीवर्ड लेट। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अंदर मसला ये आता है कि हमारे बहुत सी कंपनीज जो हैं वो, या फ्रीलांसर्स कह लें, वो बजटिंग एक तो प्रॉपर करते नहीं, दूसरा अगर उसके अंदर बेसिकली रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, कोई ब्लॉकेज आ सकता है आपको, कोई एडिशनल मे बी सर्कमस्टांस ऐसा बनेगा जिसके अंदर आपके कंट्रोल में वो चीज ना हो, तो उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है। सम टाइम ऐसे होता है आपका क्लाइंट जो है वो भी थोड़ा सा आपको चीजों के अंदर परेशान करता है कि वो भी फीचर्स के अंदर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपको फीडबैक के तौर पे न्यू रिक्वायरमेंट ऐड कर देता है। जब उसको फीडबैक के लिए प्रोडक्ट देते हैं तो वो उसके अंदर न्यू रिक्वायरमेंट ऐड करके भेज देता है, जबकि ऐसा गलत है। उसको बेसिकली दिया गया कि जो फीचर हमने डेवलप किया आप उसको वेरीफाई करो, आप उनको वैलिडेट करो, क्या ये वही चीज है जो मैंने कही थी या कुछ डिफरेंट डेवलप कर दिया गया। अब होता क्या है कि कस्टमर जो है वो आगे से एडिशनल कोई नई चीज ऐड कर देता है। सो उससे ये मसला बनता है कि जब नई चीज ऐड हो जाती है तो फिर टाइम अगेन उसका वो वेस्ट हो जाता है, और जो बजट है डेफिनेटली जब नई चीज ऐड होगी तो फिर उस कंपनी या उस फ्रीलांसर के को भी ये प्रॉब्लम आएगी, वो भी उसमें नई चीजें ऐड होने के ऊपर बजट इंक्रीज करेगा क्योंकि उसका तो टाइम बहुत लगेगा उसके ऊपर आगे फर्दर भी डेवलप करने में। सो इट्स की परसेंटेज जो है वो 17.7% है। एंड द फाइनल प्रोजेक्ट दैट आर नेवर लॉन्च्ड वो 11.8% है। ये वो प्रोडक्ट होते हैं या वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि बन भी गए, उनका कोड भी अच्छा था, स्ट्रक्चर भी अच्छा था, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ गुड था, लेकिन मसला ये आया कि यहाँ तो उस प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस मॉडल नहीं था कि बेचना कैसे है आगे, और अगर है भी था तो वो नॉन प्रॉफिट की बेस के ऊपर था, मतलब उसमें से प्रॉफिट ही नहीं था निकल पाता, और इसकी बेस के ऊपर वो एक मॉडल बनाया गया और जिसकी वजह से मे बी कस्टमर को अब आगे पता नहीं है कि मैं अब इसमें से प्रॉफिट कैसे जनरेट करूंगा, क्योंकि एक स्टार्टअप आइडिया था ना, उस आइडिया के ऊपर उन्होंने समहाउ एक एनपीडी को आइडेंटिफाई करके उसकी बेस के ऊपर कुछ क्रिएट तो करवा लिया, लेकिन अब मॉडल होगा तो कुछ अर्निंग का वो सोर्स बनेगा ना, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट फिर कंप्लीट होने के बाद लॉन्च ही नहीं होता, वो बस एज इट इज वहीं पे ही वो पड़ा रहता है और ये फिर फेलियर में चला जाता है। इसका जो सोर्स है वो स्टैंडिश ग्रुप और पीएमआई रिपोर्ट्स आप गूगल करेंगे आपको ये पता लग जाएगा ये सारे के सारा। अगर आपने मजीद भी इसको पढ़ना है तो आप उधर से पढ़ सकते हैं। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई आईटी कंपनीज गेट इट रॉन्ग। आईटी कंपनीज की तरफ से क्या मसले आते हैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ओवर फोकस ऑन डिलीवरी
एंड डेडलाइंस। होता यह है कि प्रोजेक्ट की डिलीवरीज और डेडलाइंस को इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स और यूज़र एक्सपीरियंस की तरफ उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही होती और बस चीज़ों को ख़त्म किया जाए। कस्टमर की साइड से भी सम टाइम ये होता है कि वो कहता है जल्दी के बस ख़त्म करें, ये वाला फीचर करें, बाकी बाद में देख लेंगे, बाकी बाद में देख लेंगे। होता है कि जब एंड पे प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो वो उस लेवल का नहीं होता कि जो एंड यूजर उसको यूज करे। सेकंड थिंग इज लैक ऑफ रियल डिस्कवरी फेज विद स्टेक होल्डर्स। इसमें ये होता है कि जो एक प्रोडक्ट आइडिया तो आया, उसके अंदर आपने आइडिया को बस लिया और उसके ऊपर आगे फर्दर चीजें फौरन फौरन कंपाइल की और उनको स्टार्ट कर दिया, जबकि आपको जो रियल स्टेक होल्डर्स थे प्रॉब्लम के, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए थी, उनके साथ इंटरव्यूज करने चाहिए थे, उनसे मजीद उस प्रॉब्लम के अंदर चीजों को पूछना चाहिए था, उनसे ये पूछना चाहिए था कि अभी आप मैनुअली कैसे इसको सॉल्व करते हैं या अभी अब इसको कोई सोल्यूशन है भी या नहीं है। वो सारी चीजें आपको प्रॉपर जब पता लगनी थी, फिर आप एक अच्छा सोल्यूशन उनको प्रपोज कर सकते थे। थर्ड थिंग इज नो एम्पैथी फॉर द प्रॉब्लम ऑनर, द फाउंडर, द डोमेन एक्सपर्ट। सेम वही चीज है, जो प्रॉब्लम ऑनर था जिसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस तरह के मल्टीपल लोगों से आप मिलते और आप उनके साथ जो चीज़ें थी उनको मज़ीद एक्सप्लेन करते, आप उनको अपना सॉल्यूशन प्रपोज़ करते और फिर उसके बाद एक फाइनल आप डिसीजन के ऊपर आते हैं कि हम चीज़ों को इस तरीके से लेके जाएँगे। सम टाइम ऐसे होता है कि एक प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ऐसा डेवलप किया जाता है कि उसमें इतने प्रोसेसेस आ जाते हैं। जब वो प्रोसेसेस मे बी उस स्टेज के ऊपर या उस लेवल पे इतने प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं होते, ठीक है? तो वो फिर क्या होता है, वो ओवर प्रोसेस हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से आप में भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको तरद्दुद इतना ज्यादा करना पड़ रहा है कि बंदा कहता है भाई इस प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज ही ना करो, इसके बगैर ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम उसके अंदर फेस होता है और ये भी गलती अगर देखी जाएगी तो इसमें भी आईटी कंपनी की ही गलती होगी, क्योंकि वो इस चीज को प्रॉपर इंटरव्यू करें, प्रॉपर चीजों के साथ इन्वॉल्व हो स्टेक होल्डर्स के साथ और फिर आगे फर्दर उसके ऊपर जो भी डिसीजन लेना वो ले। नंबर 4 इज लो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंड यूजर इन अर्ली स्टेजेस। सम टाइम ऐसे होता है कि जो एंड यूजर्स होते हैं आपने उनको इन्वॉल्व करना होता है साथ, जब आप डेवलपमेंट करते हो, कुछ चीजें बनाते हो, प्रोटोटाइपिंग करते हो, डायग्राम्स वगैरह, जो भी ऐसी चीजें जो कि एंड यूजर को एक्सप्लेन की जा सके, प्रोटोटाइप्स आप बना के उनको चीजें दिखा सकते हो। तो उस अर्ली स्टेजेस के अंदर कस्टमर की या जो एंड यूजर होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। उसकी रीजन ये होती है कि वो आपको ना वैलिडेट करके देगा चीजों को कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक, एंड सो ऑन। नंबर 5 पे नो क्लियर बिजनेस मॉडल। सिस्टम के अंदर कोई क्लियर बिजनेस मॉडल नहीं था, बस ये सोचा जा रहा था कि हाँ कस्टमर आएंगे, हम उनको किसी सूरत में चार्ज कर लेंगे, हम कस्टमर को चार्ज कर लेंगे, हम उसके इतने पैसे चार्ज कर लेंगे, इतने नहीं करेंगे, एंड सो ऑन। उसका एक क्लियर मॉडल नहीं था कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा या सॉफ्टवेयर सर्विस देंगे, वन टाइम पेमेंट होगा, या क्या ऐसा मॉडल होगा कि जिसके अंदर हम भी बेनिफिट लें अपना और कस्टमर भी अपना बेनिफिट देखे जो पे कर रहा है आपको। उसके बाद आता है नॉन प्रॉफिट बिजनेस मॉडल। 6 पॉइंट के अंदर नॉन प्रॉफिट बिजनेस मॉडल के अंदर बेसिकली ये है कि आपने बिजनेस मॉडल तो बनाया, लेकिन आपने उसकी कैलकुलेशन नहीं सही की कि आपको प्रोजेक्ट, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर आपको इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट एक पड़ेगी, अपग्रेडेशन की कॉस्ट पड़ेगी, आगे फर्दर आपने इंप्रूवमेंट करनी है उसकी कॉस्ट आएगी। आप अकेले तो नहीं चलाओगे, एक टीम आपको चाहिए होगी जो कि कस्टमर की सम टाइम उनको सपोर्ट चाहिए होती है, वो सारी की सारी कॉस्ट उसके ऊपर आती है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के इटसेल्फ कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, मे बी आपकी सर्वर कॉस्ट हो जाए, मे बी आपकी डोमेन होस्टिंग एंड सो ऑन, ये सारी चीजें उसके अंदर काउंट की जाएंगी ताकि आपका जो बिजनेस मॉडल है फिर उसके बाद जाके उसमें से आपका ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट को काउंट करके फिर वो सारी चीजें होती हैं। अब इसके अंदर सम टाइम कस्टमर के पास कुछ होता है कैलकुलेशन और सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, वो एक बस आइडिया के ऊपर आता है कि मैं इतने की प्रोडक्ट बेचूंगा और इतने मुझे प्रॉफिट आएंगे, दैट्स इट। अब इसके अंदर भी जो है रोल आईटी कंपनीज की साइड से टेक्निकल पर्सन तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन कोई ऐसा एक जॉब रोल जिसके अंदर वो बिजनेस को भी अंडरस्टैंड करता हो और वो टेक को भी अंडरस्टैंड करता हो, ताकि वो दोनों का जो गैप है उसको मर्ज करे। नंबर 7 इज से यस टू क्लाइंट, डेवलप प्रोडक्ट इन द राइट वे। बेसिकली होता ही है कि कस्टमर सम टाइम जो आईटी कंपनी का क्लाइंट होता है, जो स्टार्टअप आइडिया जिसका है, वो सम टाइम आपको इतनी ज्यादा चेंजेस कह रहा होता है या इतनी ज्यादा चीजें आपको कहता है, लेकिन वो इररेलेवेंट होती हैं आपके प्रोडक्ट से या फीचर के अंदर, वो कुछ ऐसी चीजें डलवा रहा होता है। तो आप बस उसको एज अ कस्टमर समझते हुए कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, इट्स अ मिथ, कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट, आपने उसको मेरिट के ऊपर डिसीजन करना है। आइदर ये उस प्रोडक्ट को मजीद इनहेंस करने में, मजीद एंड यूजर का एक्सपीरियंस रिच करने में यूज होगा या नहीं होगा। अगर आप कस्टमर को यस 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 करते जा रहे हो तो आपका प्रोडक्ट फिर राइट वे में डेवलप नहीं होगा। सो बेसिकली ये पॉइंट इसके अंदर डिस्कस किया गया कि आपने हर टाइम कस्टमर को हर दफा यस नहीं करना, आपने उसको नो भी कर लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। रिक्वायरमेंट ट्रैप, इसके अंदर बेसिकली वर्क लाइक ऑर्डर टेकर्स नॉट प्रोडक्ट पार्टनर्स। जो डेवलपमेंट टीम काम कर रही होती है, जो यूजर एक्सपीरियंस पे लोग काम कर रहे होते हैं, वो इसको जस्ट एज अ ऑर्डर लेते हैं, लाइक इट्स अ ऑर्डर फॉर अस, जैसे ही ये कंप्लीट होगा
हमने आगे फर्दर नहीं पे जाना। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट, अगले प्रोजेक्ट पे जाएँगे। वो जस्ट ऑर्डर टेकर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। उनको इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता कि भई आपका जो प्रोडक्ट है वो आगे स्केल करता है, आगे बिज़नेस प्रोड्यूस करता है, नहीं करता। बस वो एज़ इट इज़ इसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। लेकिन ये गलत चीज़ है। स्ट्रिक्टली फॉलो एसआरएस। अब इसमें ये है कि स्ट्रिक्टली वो अपने जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है ना, वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर इन बिटवीन उनको जाके कहीं पे ये समझ आ गया कि इसको डेवलप करने से इस फीचर को या इस रिक्वायरमेंट को मे बी आगे जाके मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएँगी, या आपको इस स्टेज पे रिफाइन कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप आगे जाओ और आप आगे जाके को रिफाइन करो। इसमें 2-3 चीज़ें डिफरेंट भी होती है कि आप मेथोडोलॉजी कौन-सी यूज़ कर रहे हो, आप किस तरीके से डेवलपमेंट करते हो, अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो फिर कैसे करनी है, अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो फिर कैसे डेवलपमेंट करनी है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो 50-50 कंसीडर होती हैं। एसआरएस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया भी जाता है डेवलपमेंट टीम की तरफ से, डेवलपमेंट टीम जो डेवलप कर रही होती है। और सम टाइम जो बिज़नेस पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए डेवलपर नहीं होते, उनको देखने के लिए कोई बिज़नेस एक्सपर्ट होता है जो कि वहाँ पे चीज़ें देखेगा और उस एसआरएस में रिवाइज़ भी करेगा। ठीक है? अगर डेवलपर्स के एंड से देखा जाएगा तो वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे, एसआरएस को फॉलो करना उनका काम है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा तो उसका ये काम है कि उसने सिस्टम के आर्किटेक्चर और बकाया चीज़ों को अलाइन रखना है कि आइदर ये जो एसआरएस के अंदर चीज़ें मेंशन्ड है, क्या ये बिल्कुल सही है डेवलपमेंट के अंदर, ड्यूरिंग डेवलपमेंट उनको चेक करे ताकि उसको ये पता लगे कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं या गलत। फोकसिंग ऑन द टेक्नोलॉजी साइड रेदर देन द बिज़नेस साइड होता ही है नॉर्मली जो, और इसमें टेक्निकल पर्सन्स का तो काम ही है। उन्होंने बेसिकली टेक्नोलॉजी साइड को ही देखना है। बिज़नेस साइड को या तो उस बिज़नेस आइडिया जिसने पिच किया उसे देखना है, या फिर अगर उस कंपनी के अंदर कोई ऐसा एक जॉब रोल हो कि जिसके अंदर वो बिज़नेस साइड को भी देखे और कस्टमर को सजेस्ट करे चीज़ें कि आप इसको इस तरीके से आगे फर्दर लेके जाएँ, उसके साथ नंबर्स के ऊपर बात करे, कैलकुलेशंस करे और फिर जाके वो एक फाइनल एज़ अ बिज़नेस मॉडल उसके साथ बैठ के वो चीज़ों को करे। बाकी जो है वो टेक्नोलॉजी वाली साइड पे वो जो टेक की टीम है उसका काम सिर्फ वहीं तक है। लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं, जो बिज़नेस को भी अगर अंडरस्टैंड करे, एक मॉडल को देखे, तो उनका काम फिर ये होगा कि एक ऐसा मॉडल एटलीस्ट प्रपोज करे। बेशक अगर बिज़नेस आइडिया कस्टमर की तरफ से ही आ रहा है और वो सारा मॉडल उसके पास है, तो आपके पास एटलीस्ट जो आईटी या टेक पर्सपेक्टिव में उस मॉडल को वैलिडेट करना वो आपकी साइड पे ही होगा। लेट्स सपोज़ उसमें आपको पता है कि पेमेंट गेटवे इन्वॉल्व हो सकता है और अब आपको क्लाइंट को ये गाइड करना पड़ेगा कि पेमेंट गेटवे के अंदर क्या आपकी सब्सक्रिप्शन आएगी, क्या चार्जेस लगेंगे, आपको पर ट्रांज़ैक्शन क्या चार्जेस आएँगे, वो सारी चीज़ें आपने कस्टमर को गाइड करनी है। क्यों अब ये और उसकी जब कैलकुलेशन वो जो कस्टमर की कैलकुलेशन है फिर आप उसको चेक भी करें। ये सारी उसमें ऐड करने के बाद क्या बिज़नेस मॉडल जो है वो अफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा? क्या प्रॉफ़िट मार्जिन्स के ऊपर फ़र्क तो नहीं आ रहा? तो वो फिर जो है वो आइडिया बिज़नेस वाली साइड जो है ना उसको भी आप कवर अप करोगे, अदरवाइज़ फिर वो टेक्नोलॉजी वाली साइड हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर अगेन वही प्रोडक्ट फेलियर की तरफ ही जाएगा। बिल्डिंग टू स्पेक्स इज़ नॉट द सेम एज़ बिल्डिंग व्हाट वर्क्स। अगेन वही बात है, हमेशा जो स्पेसिफिकेशन या एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, ये ट्रू नहीं हो सकता। वो अगर बन गया तो उसी की बेस पे जो चीज़ बनेगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। सेम एज़ बिल्डिंग व्हाट वर्क्स, यू शुड फोकस ऑन व्हाट वर्क्स। आपको हमेशा उस चीज़ पे फोकस करना है कि क्या काम करेगा। तो एक इस प्रॉब्लम का अब रियल एग्जांपल मैं आपको 2 देता हूँ। हमारे पास कुछ क्लाइंट आए, उनका एक पिज़्ज़ा जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वो था, और वो एक टेक टीम से कुछ अपने प्रोडक्ट को डेवलप करवा रहे थे और उनका अप्रॉक्सिमेटली 1 साल से ज़्यादा टाइम इस्तेमाल हो चुका था और अप्रॉक्सिमेटली 4 टू $5,000 वो इस पे स्पेंड कर चुके थे। लेकिन मसला ये था कि क्लाइंट ये कह रहे थे कि मैं अभी स्टिल अपने इस प्रोडक्ट को अपने बिज़नेस के अंदर यूज़ नहीं कर पा रहा, और आईटी कंपनी की साइड से ये क्लेम किया जा रहा था कि हमने एज़ पर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप करके इनको हैंडओवर कर, वो कह रहे थे कि मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा, ये कह रहे थे कि हमने हैंडओवर कर दिया। अब इसमें जो चीज़ देखी गई वो ये थी कि जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट की साइड से थी, उसमें से कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो कि डेवलप ही नहीं हुई और क्लाइंट के बिज़नेस के अंदर वो मैंडेटरी थी। इधर से जो थी वो रिक्वायरमेंट के अंदर एडिशनल चीज़ें भी डेवलप कर दी गई, जबकि वो जो एक मेन फीचर था उसके अंदर कुछ बग्स थे जो कि ये आइडेंटिफाई नहीं थे कर पा रहे और वो फिक्स नहीं था हो पा रहा, और जिसकी वजह से क्लाइंट उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं था कर पा। सो इस वजह से वो प्रोजेक्ट फेलियर में चला गया और उनका कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के साथ कैंसल भी हो गया, पैसे भी वेस्ट हो गए और टाइम भी वेस्ट हो गया। जबकि वो कंपनी की जो टेक टीम थी वो सिंपल कह रही थी कि हमें जो रिक्वायरमेंट दी थी हमने उसके अकॉर्डिंग डेवलप कर दिया। सो ये एक मैंने आपको रियल एग्जांपल दी है। दूसरा एक एफएमसीजी कंपनी थी,
उसका एक सॉल्यूशन जो था वो एक कंपनी ने डेवलप किया और वो परफेक्ट कोड था। उसकी एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे से उन्होंने कोडिंग के पर्सपेक्टिव में मेंटेन किया, डेवलप किया। मसला ये आया कि उस कंपनी के अंदर जब उस प्रोडक्ट को लेके आए, उसको लॉन्च किया गया, तो एक प्रॉब्लम देखने में ये आ गई कि जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर ऑर्डर टेकिंग होती थी और डिस्पैचर्स जाके डिस्पैच का स्टेटस अपडेट करते थे, तो वो जिस एरिया में ऐप चलाई जा रही थी उस एरिया के अंदर इंटरनेट का प्रॉब्लम था। तो इस की वजह से भी वो प्रोजेक्ट सारा फेलियर की तरफ चला गया और लेटर ऑन हमने उसका ये सोल्यूशन दिया था कि हम लोग उस जो एप्लीकेशन है उसको ऑफलाइन भी यूज कर सके, जो एंड यूजर है, जो डिलीवरी बॉय है या जो ऑर्डर टेकर है, और ऑनलाइन भी यूज कर सके। अगर इंटरनेट मौजूद है तो डाटा लाइव सर्वर पे सिंक हो जाएगा और अगर इंटरनेट मौजूद नहीं है तो डाटा जो है वो लोकल स्टोरेज में सेव करके उसके बाद उसको लाइव सर्वर पे जब भी इंटरनेट मिलता है वो सारे का सारा डाटा वहां से उधर डंप करेंगे। तो ये बेसिकली दो एग्जांपल्स मैंने आपको शेयर कर दी। अब चाहते हैं इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है, हम लोग फेलियर्स को कम से कम करें ताकि वो प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए। उसमें यह है कि ऑलवेज स्टार्ट विद यूजर रिसर्च, प्रॉब्लम इंटरव्यूज। हमेशा अगेन वही बात है कि आप रिसर्च अच्छे से करो, जो एंड यूजर है उसके साथ इंटरव्यूज करो, सेशंस करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। को क्रिएट सोल्यूशन विद फाउंडर्स, नॉट जस्ट कोड देम। आपने जो भी एक छोटा मॉड्यूल जब आप वो बना लेते हो, आप उसके जो प्रॉब्लम फाउंडर्स है उसके साथ स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करो, उनको डेमो दो, दिखाओ, चेक करवाओ, वैलिडेट करवाओ। इंक्लूड प्रोडक्ट मैनेजर्स और यूएक्स रिसर्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं ना और जो यूजर एक्सपीरियंस के रिसर्चर्स होते हैं, ये आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बनने में। वैसे तो वो प्रोजेक्ट होता है लेकिन उसको एज अ प्रोडक्ट लेके जाने में आपको प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए या कोई ऐसा आपकी टीम के अंदर कॉम्पिटेंट बंदा है कि जो कि अंडरस्टैंड करता हो कि भाई इस प्रोजेक्ट को एज अ प्रोडक्ट लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट वो होती है जो आपकी एक वन टाइम डेवलप हो रही है, उसके अंदर फर्दर आगे डेवलपमेंट आप करते हो, अपडेट्स करते हो, इनहेंस करते हो, स्केल करते हो। जो यूजर एक्सपीरियंस के रिसर्चर्स होते हैं वो बेसिकली ये करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना उसको टेस्ट करते हैं एज अ एंड यूजर और उसमें से ना फ्लॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कोई हमें ऐसे फ्लॉज मिले जो मे बी आपका जैसे लॉगिन का बटन है, आपने वो ऐसी जगह पे लगा दिया कि बंदे को स्क्रॉल करके लॉगिन के बटन को प्रेस करना पड़ता है। नॉर्मल यूजर में भी उसको पता ही ना हो कि भाई लॉगिन का बटन स्क्रॉल करने पे नीचे आएगा। बहुत सी मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि जब हम फॉर्म डेवलप करते हैं ना, फॉर्म डेवलप करते करते नीचे वो जो बटन है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, और अब उसका जो तरीका ये होता है कि या तो आप उसको बॉटम पे फिक्स कर लो ताकि आपका जो इनपुट फील्ड है सिर्फ वो स्क्रॉल करे, बटन वहां पे अवेलेबल हो। तो सम टाइम ये होता है कि वो बटन गायब हो जाता है और फिर स्क्रॉल करने पे वो आ रहा होता है। तो अब ये यूजर एक्सपीरियंस की चीजें होती हैं। यूजर जो एक्सपीरियंस बंदे जो रिसर्चर्स होते हैं वो इस चीज को आपको आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं। उसके बाद कुछ टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, जैसे डिजाइन स्प्रिंट्स, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग करें, एजाइल विद कस्टमर फीडबैक लूप्स। बेसिकली आप डिजाइन करो पहले तो, फिर उसके बाद प्रोटोटाइपिंग आप करो। कुछ डिजाइन से मुराद आप अपने जो वाई फ्रेमिंग है वो कर लो, प्रोटोटाइपिंग में आप फिर अपने कुछ वीएल्स क्रिएट करो, प्रोटोटाइप्स के बनाओ, कस्टमर को वो दिखाओ। उसके बाद आप कस्टमर से फीडबैक लो, फिर जब प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर यूजेबिलिटी टेस्टिंग करो कि उसके कलर्स, बैकग्राउंड्स, जो डिजाइन बन रहा है, मतलब हर एक चीज यूजेबल होनी चाहिए। एंड द लास्टली, इफ योर प्रोडक्ट डजंट सॉल्व द रियल प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ पॉलिश्ड फेलियर। हम लोग इसको आसान अल्फाज में एक अगर सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करें तो वो ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा तो इट्स अ पॉलिश्ड फेलियर। थैंक यू वेरी मच। अगर इसके अंदर मजीद कोई पॉइंट ऐसा जो कि मैंने मिस कर दिया, आप मुझे मेंशन करें, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और अगर इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, आई विल क्रिएट दम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।